तो नमस्कार यार, मैं विशाल यादव और वी वाई ट्यूटोरियल्स चैनल पर हम आज मैटर इन आवर सराउंडिंग के लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये सेम लेक्चर हमारे RJREM लर्निंग चैनल पर हिंदी में अपलोडेड है। तो जिस किसी को भी ये लेक्चर हिंदी में पढ़ना है वो उस चैनल पर हिंदी में जाकर पढ़ सकते हैं। मैं आपको उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अवेलेबल करा दूंगा। तो आप लोग उस लिंक से उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और वीडियो को पढ़ सकते हैं हिंदी में, जिसको भी पढ़ना है। तो ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए यार इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और हमने 3 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आज हम लोग लास्ट लेक्चर इसका डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि स्टार्ट होगा एक हेडिंग से जिसका नाम है इवेपोरेशन। चलिए जी इस चीज़ को देखते हैं, इवेपोरेशन को। तो यार जब मैं क्लास 9th में था, 8th में था, तो मेरे दिमाग में भी कुछ सवाल आते थे। वो सवाल ये थे कि यार अच्छा, कभी कभी अगर हम नदी वदी में नहाने जाते हैं तो ऊपर का सतह गर्म लगता है, नीचे ठंडा रहता है, ऐसा क्यों? जबकि जब हम हमारा जो पानी वानी उबालते हैं हम लोग, उसमें नीचे पूरा का पूरा पानी गर्म रहता है। ऐसा नहीं कि नीचे गर्म ऊपर ठंडा या फिर ऊपर गर्म नीचे ठंडा, ऐसा क्यों होता है? उसके बाद हमारे दिमाग में और काफ़ी सारे सवाल आते थे, जिसको जैसे कि कपड़े में से पानी तो सूख जाता है, लेकिन हमने ये बात की कि यार पानी सूख गया यानी कि वो गैस में परिवर्तित हो गया, गैस में चेंज हो गया, लेकिन क्या वो वाटर बॉयल हो गया क्या? क्योंकि अगर वाटर गैस में चेंज हो रही है, इसका मतलब उसमें बॉइलिंग की प्रक्रिया हुई होगी, बॉइलिंग की प्रोसेस हुई होगी। तो क्या ऐसा हुआ क्या कि कपड़े में पानी बॉयल होके फिर वो गैस में चेंज हो गया? तो ऐसे कई सारे सवाल थे जो हमारे दिमाग में क्लास 9th में 8th में आया करते थे। तो आइए इन सारे क्वेश्चनों के आंसर आज हम लोग इस इवेपोरेशन टॉपिक से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, पूरे वीडियो को देखेंगे, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए यार इवेपोरेशन समझते हैं। तो यार एक बात मैं आपको बता दूं, 2 टर्म्स हमको पढ़ने, एक इवेपोरेशन है और एक वेपराइजेशन है। इन दोनों टर्म की मीनिंग अलग अलग होती है, हमको ये टर्म्स समझने हैं। जनरली हम इन दोनों को एक जैसा मान लेते हैं, बल्कि ये दोनों एक जैसे होते नहीं है। देखिए यार इवेपोरेशन क्या चीज होता है और वेपराइजेशन क्या चीज होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आप एक कटोरी लीजिए, भगोना लीजिए, उसमें पानी, नीचे से स्टोव जला दीजिए और वो पानी पूरी तरह से गर्म हो जाएगा, उबलने लगेगा। वही जो अपना नदी होता है, तालाब होता है, उसमें सूरज की रोशनी से वो ऊपर की सतह गर्म हो जाती है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ये एक नदी थी, उसका एक कोना मैंने काट लिया। जैसे मान लीजिए ये पूरी नदी थी, उसका इतना कोना मैंने काट लिया और इसको ऑब्जर्व किया। आइए इसको ऑब्जर्वेशन में लाते हैं जी, इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो ये सतह के पार्टिकल्स हैं, ऊपर ऊपर ये सारे पार्टिकल्स हैं। ये सारे पार्टिकल्स कौन से हैं? उस सरफेस के पार्टिकल हैं, सरफेस पार्टिकल, जो कि उस नदी के सी के सरफेस पे मौजूद है। अच्छा, इस पे हमको पड़ी सूरज का प्रकाश, एक एक पार्टिकल पे, हर एक पार्टिकल पे सूरज का प्रकाश पड़ा, ये सरफेस के पार्टिकल्स पे। ये अंदर नहीं है, ये जैसे नदी है तो नदी तो पूरी गहरी है, लेकिन उसके जो सरफेस के पार्टिकल्स है, ये रहा सरफेस के पार्टिकल, उस पे पड़ी है सूर्य की रोशनी। ये सूरज था, उसने अपनी किरणें बिखेरी भाई साहब, ये उसका रोशनी पड़ा तो उससे मिली हीट एनर्जी। ये सरफेस के पार्टिकल ने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करने के बाद इवेपोरेट हो गए, क्योंकि इनको कुछ अमाउंट ऑफ हीट मिलती रही, उस हीट को एब्जॉर्ब करते रहे और इवेपोरेट हो गए। तो एक बात हम लोग कहते हैं कि यार हीट मिलने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट एबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर वो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होने लगते हैं, अगर सॉलिड के हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगते हैं। यहाँ पे ये समुद्र था या फिर नदी थी तो लिक्विड के पार्टिकल्स थे, सूर्य से लाइट एब्जॉर्ब की और गैस में कन्वर्ट होने लगे। अच्छा, यही सेम चीज अगर आप किसी बर्तन में कर रहे होते, जैसे मान लो ये बर्तन था, कोई ग्लास व्लास था, कोई कटोरी थी, उसमें पानी भरा पड़ा था और इसमें आपने नीचे से लगा दी आग। क्या लगा दी जी? नीचे से। अब आपने आग लगा दी, तो ये जो पार्टिकल्स थे इस बर्तन में मौजूद, ये अब हीटअप होने लगे जी। ये लो जी, हीटअप होने लगे, एक एक पार्टिकल्स इसका हीटअप होने लगा। तो एक बात यार हमको समझ में आई, इसके ये नीचे वाले पार्टिकल्स हीटअप हो रहे हैं, इसके ये सरफेस वाले पार्टिकल्स हीटअप हो रहे हैं। देखो, दो के दोनों केस में
पार्टिकल्स दोनों को एनर्जी मिल रही, लेकिन यहाँ पे बॉटम वाले पार्टिकल को एनर्जी मिल रही है और यहाँ पे सरफेस वाले पार्टिकल को एनर्जी मिल रही है। सबसे पहले एनर्जी किसको मिल रही है? यहाँ पे सरफेस वाले को और यहाँ पे बॉटम वाले पार्टिकल को सबसे पहले एनर्जी मिल रही। अब जब भगोने के केस में बॉटम वाले को एनर्जी मिली सबसे पहले, तो ये क्या करेगा? इसकी मूवमेंटेबिलिटी बढ़ेगी। जब मूवमेंटेबिलिटी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी लेने के बाद, तो इसकी मूवमेंटेबिलिटी ये जाके दूसरे पार्टिकल से टकराएगा। मान लो कोई एक पार्टिकल यहाँ पे था, ये जाके इस ऊपर वाले पार्टिकल से टकराएगा, ये वाला जाके ऊपर वाले पार्टिकल्स इससे टकराएगा। तो ऐसे ऐसे एनर्जी का फ्लो ऊपर तक होता चला जाएगा। इसीलिए जब हम पानी गर्माते हैं तो उबाल ऊपर तक हमको मिलता है। तो इस केस में देखिए, जो एनर्जी हमने दी वो बॉटम से फ्लो होते होते ऊपर तक पहुंच गई, लेकिन जब सन ने जो एनर्जी दी वो एनर्जी लेके ऊपर वाला पार्टिकल ऊपर ही इवेपोरेट हो गया। वो नीचे क्यों लड़ेगा? यहां पे नीचे वाला ऊपर वाले से लड़ इसलिए रहा था क्योंकि नीचे वाले को एनर्जी मिली। ये तो गैस में चेंज होना चाह रहा था, लेकिन गैस में चेंज होने के लिए इसके पास कोई सरफेस ही नहीं मौजूद थी जिससे ये फ्रीली गैस में कन्वर्ट हो सके। जबकि यहाँ पे जो समुद्र के केस में था, जो नदी के केस में था, वो पार्टिकल्स एनर्जी पाने के बाद डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि ऊपर तो हवा थी। उनको कोलाइज उन्होंने तो किसी दूसरे वाटर पार्टिकल से कोलिजन ही नहीं किया। उनको एवापोरेट होने के लिए कोई भी जगह नहीं चाहिए, तो सीधा सीधा ऊपर पूरी की पूरी खाली जगह थी, वो एवापोरेट हो गए। लेकिन यहाँ पे नीचे वाले बॉटम वाले पार्टिकल्स तो ऊपर वाले पार्टिकल से लगातार कोलाइड कर रहे थे, उनकी भी एनर्जी बढ़ा रहे थे। वो ऊपर वाले और ऊपर वाले को कोलाइड कर रहे थे और ऊपर को ऐसे ही ऊपर तक के, और सबसे पहले यहाँ भी ऊपर वाले पार्टिकल्स ही एवापोरेट होंगे, लेकिन एनर्जी पूरी नीचे से लेके ऊपर तक फ्लो हो रही है। यहाँ पे नीचे एनर्जी फ्लो नहीं हो रही इस केस में। तो जब हम बात करते हैं समुद्र में, नदी में, और या फिर अगर आप नॉर्मली कपड़ा सुखाने गए हो छत में, उस केस में जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन, और ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यार अगर हम हीट देते रहें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर बॉयल होके उसके बाद ही गैस में कन्वर्ट होता रहेगा। जब हम सूर्य के केस में या फिर सूरज की हीट लेके सरफेस के पार्टिकल्स जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को और इवापोरेट हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इवापोरेशन। तो व्हाट इज इवापोरेशन? द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड्स इनटू वेपर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है तो भी इवेपोरेशन है, लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इसको स्पेसिफिकली इवेपोरेशन कहते हैं। और ये क्या है जी? ये यहां पे तो जब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ जाएगा तब तक लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हम लोग इस वाले प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन। दोनों में अंतर है, दोनों प्रोसेस में अंतर समझ लीजिएगा बेसिक से। देखिए, जो अपना इवेपोरेशन है, यहां पे सरफेस के पार्टिकल्स उड़ते हैं। कौन से पार्टिकल? सरफेस के पार्टिकल्स इवेपोरेट हो जाते हैं। जबकि वेपराइजेशन में एनी पार्टिकल कैन इवेपोरेट, ऑल पार्टिकल इवेपोरेट्स, ऑल पार्टिकल इवेपोरेट्स। यहां पे कोई भी पार्टिकल इवेपोरेट हो सकता है। अब एक बात और आती है यार, वेपराइजेशन स्पेसिफिक टेम्परेचर जो कि लिक्विड के लिए है, अपने जल के लिए, वो 100 डिग्री सेल्सियस है। बिना 100 डिग्री सेल्सियस पे आए ये वाला भगोने वाला पानी इवेपोरेट नहीं होगा। जबकि ये जो समुद्र का जल है, जो नदी का जल है, उसके सरफेस के पार्टिकल्स ने हीट एब्जॉर्ब की और वो इवेपोरेट है। अगर यही भगोना आपने सूरज की गर्मी में रखा होता तो नॉर्मली उस भगोने के पानी का लेवल कुछ दिनों में कम हो जाता, रखे रखे नेचुरली। उस केस में उस भगोने के सरफेस के पार्टिकल धीरे धीरे इवेपोरेट होते रहते, धीरे धीरे इवेपोरेट होते रहते। तो वैसा ही इस नदी में भी हो रहा है। तो ये इवेपोरेशन एनी टेम्परेचर पे हो सकता है, एनी टेम्परेचर, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो। जबकि ये जो वेपराइजेशन है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जो कि वाटर के लिए अपना 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर ही होता है। तो व्हाट इज इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन, दोनों में अंतर हमको क्लियर होना चाहिए। ये सरफेस फिनोमिना है, ये ओवरऑल पूरी फिक्स फिनोमिना है, जो कि जब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगी तब तक ये फिनोमिना होगा नहीं। ये इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में हमारा अंतर हो गया, माइनर से दोनों में अंतर है। इन अंतरों को याद रखेंगे हम लोग। अब एक बात हमको समझ में आ जाती है यार, कि जो अगर हम बात कर लें नदी की
या फिर तालाब की या फिर कपड़ा सुखाने की, तो ऐसा नहीं है कि जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट तभी होगी जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाए। ऐसा नहीं है, बिना बॉइलिंग पॉइंट आए भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, और इसी प्रोसेस को तो हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे। चलिए जी, इतनी बात हमको समझ में आ गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स एनर्जी, सरफेस के पार्टिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस ऑफ द सरफेस पार्टिकल्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब कुछ और हम लोग समझने जा रहे हैं, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, आइए इसको समझते हैं जी। तो अपनी एनसीईआरटी ने जो फैक्टर्स डिस्कस किए हैं वो 4 फैक्टर्स डिस्कस किए। पहले वो चारों फैक्टर्स मैं आपके सामने लिख देता हूं, ताकि आपके लिए आसानी रहे उस चीज को समझना। सबसे पहला फैक्टर है जी अपना सरफेस एरिया। क्या है जी? सरफेस एरिया। दूसरा फैक्टर अपना है टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर अपनी ह्यूमिडिटी, और जो अपनी चौथी फैक्टर आती है वो है विंड स्पीड। इन चारों फैक्टरों को ध्यान से सुनिएगा, आपके बोर्ड्स में ऐसे ही आएंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो आपको लिखना पड़ेगा देयर आर 4 फैक्टर्स which can affect the evaporation, those are surface area, temperature, humidity and wind speed। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि हाउ विच फैक्टर्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो आपको इसी में से बताना पड़ेगा कि किसको तो बढ़ा दें और किसको घटाने से अपना रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है और घट जाता है। तो एक बात मानते हैं, पहले हम लोग एक केस लेते हैं इवेपोरेशन बढ़ने का। इवेपोरेशन कब बढ़ेगा इस चीज को देख लेते हैं जी। अगर हम बात करें इवेपोरेशन बढ़ने की, इसकी मतलब हमारी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए किसी भी टेम्परेचर पे आसानी से। इस चीज को कब हम ज्यादा आसानी से कर पाएंगे, अब ये देखते हैं। सरफेस एरिया, अगर आप एक तालाब की बात कर लो और एक नदी की बात कर लो, तो दोनों में, नदी में सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा होने से वहां पे पार्टिकल्स ज्यादा हैं सरफेस पे। अगर सरफेस पे पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो सन की हीट को वो एब्जॉर्ब आसानी से कर लेंगे और आसानी से वो इवेपोरेट हो जाएंगे। इसका मतलब जितना ज्यादा हम लोग सरफेस एरिया रखेंगे, इवेपोरेशन उतनी ज्यादा होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि इवेपोरेशन ज्यादा कब होगी? जब सरफेस एरिया ज्यादा होगी। बस यही कारण है कि हम लोग छत पे कपड़ों को फैला के बिछाते हैं, ताकि वो आसानी से उसका पानी सूख जाए, आसानी से इवेपोरेशन हो जाए। क्योंकि जब कपड़ों को पूरी तरह से फैला देते हैं तो सरफेस एरिया कपड़ों का बढ़ जाता है, और इवेपोरेशन तो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। इसलिए वो लिक्विड जो कपड़ों में जमा हुआ है, पानी जो कपड़ों में जमा है, वो आसानी से इवेपोरेट हो जाता है। इसलिए हम लोग कपड़ों को फैलाते हैं ताकि वो अच्छे से इवेपोरेट हो जाए। आगे आइए टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, अगर मान लीजिए हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा? अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो पार्टिकल्स की मूवमेंट एबिलिटी बढ़ जाएगी। पार्टिकल्स की मूवमेंट एबिलिटी बढ़ जाएगी तो अगर वो लिक्विड में है तो वो दूर दूर जाना चाहेंगे, यानी कि गैस में कन्वर्ट होना चाहेंगे। और यही तो हम इवेपोरेशन में चाहते हैं कि लिक्विड आसानी से गैस में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे और लिक्विड आसानी से गैस में कन्वर्ट हो पाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे फिर से इवेपोरेशन बढ़ेगी, इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा। आइए ह्यूमिडिटी की बात कर लेते हैं। तो ह्यूमिडिटी क्या है जी? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। ये तो आपने डिफिनेशन बता दी सर, इसका मतलब समझाइए, मतलब क्या है ह्यूमिडिटी का? मान लेते हैं कि अपना एटमॉस्फेयर है, ये अपना वातावरण है यार, तो इसमें कुछ जो लिक्विड के, जो गैस, वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर में पहले से इस एयर में मौजूद हैं। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो कि बारिश का सीजन है और गर्मी की सीजन है। दो के दोनों सीजन में आप कपड़ा फैलाते हैं। एक गर्मी का सीजन है, आप कपड़ा फैलाओगे छत पे, फटाफट घंटे 2 घंटे में कपड़े सूख जाएंगे। वहीं बारिश के सीजन में आप दिन भर फैलाओगे, फिर भी कभी कभी नहीं सूखता। आखिर वजह क्या है इसके पीछे? होता यह है कि गर्मी के सीजन में जो अपनी हवा रहती है ना, उसमें जो वाटर वेपर का कंटेंट है वो कम रहता है। कोई सी भी हवा हो उसमें वाटर वेपर रहेगा जरूर, लेकिन गर्मी में ये वाटर वेपर का कंटेंट कम रहता है। वहीं जब बारिश हो जाती है तो उसी वाटर वेपर का कंटेंट उस हवा में अब ज्यादा हो गया। अगर उस हवा में अब वाटर वेपर का कंटेंट ज्यादा हो गया तो अगर हम इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि वाटर वेपर ऊपर उड़ेगा,
तो जिस हवा में वो वाटर वेपर उड़ के जाने वाला था उस हवा में पहले से ही कुछ वाटर वेपर मौजूद हैं, तो वो हवा अब वाटर और एक्स्ट्रा वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर पाएगी, जो हमारे इस कपड़े से निकल रहे थे उस वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस हवा में तो पहले से ही वाटर वेपर हैं। इसी वजह से जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ज्यादा वाटर वेपर पहले से मौजूद होगा। अगर ह्यूमिडिटी को ज्यादा कर देंगे तो वाटर वेपर एयर में पहले से मौजूद होगा, और अगर वाटर वेपर एयर में पहले से मौजूद होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। इवापोरेशन की रेट जी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब अगर हमको इवापोरेशन की रेट बढ़ानी है, इवेपोरेशन की रेट बढ़ानी है, तो हमको ह्यूमिडिटी का क्या करना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी डिक्रीज करनी पड़ेगी। ये बात है जी, ह्यूमिडिटी कम करिए। एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर का कंटेंट है उसको कम कर दीजिए। यही वजह है कि गर्मियों में कपड़े आसानी से सूख जाते हैं और ठंडी में और बारिश के मौसम में कपड़े मुश्किल से सूखते हैं, क्योंकि दो के दोनों सीजनों में, ठंडी में और बारिश में, दो के दोनों सीजनों में जो नॉर्मल एयर है उसमें पहले से ही वाटर वेपर का कंटेंट ज्यादा रहता है, इसलिए नए वाटर वेपर के कंटेंट को आने में उतनी दिक्कत होती है। इसलिए गर्मी के सीजन में आसानी से हमारे कपड़े सूख जाते हैं। चलिए विंड स्पीड की बात कर लेते हैं। मान लो कि यार गरम गरम दाल चावल आपके यहाँ बना, आपने तुरंत उसको खाने के लिए आप तुरंत उसको डाइनिंग टेबल पे बैठ गए। आपने जैसे ही खाना डाला तो आपके हाथ भी जला और आपका मुंह भी जला, जीभ भी जली और आपको खाने का स्वाद भी नहीं। आपको समझ नहीं आया यार, अच्छा खाना गर्म होने में और ठंडे होने में क्या फर्क है? तो ठंडा होगा तो पार्टिकल्स की एनर्जी कम होगी, आपको जलेगा नहीं वो। तो यार क्या करें, ऐसा क्या करें कि गर्म खाना तुरंत ठंडा हो जाए? ये सब जानते हैं। आप पंखे के नीचे बैठ जाओगे, कूलर के नीचे बैठ जाओगे तो आपका खाना फटाफट ठंडा हो जाता है। अच्छा ऐसा हुआ क्या? मान लो कि आपका ये डिश था, ये खाना था, ये आपका खाना था मटेरियल, इससे निकली ये वाटर वेपर। क्योंकि गर्म खाना है तो वाटर वेपर तो रिलीज होगी, वाटर वेपर ऊपर रिलीज हुई। अब आपने क्या किया, एक आर्टिफिशियल मटेरियल जैसे पंखे हो गए आपके, आपने इस पंखे से विंड ब्लो की, ये लो जी विंड ब्लो की, तो इस विंड ने क्या काम की, ये जो वाटर वेपर है इसको खटाक से हटा दिया। यहां पे नई एयर आ गई जिसके पास अब वाटर वेपर नहीं, तो फिर से खाना से वाटर वेपर निकलेगा, फिर हवा चली, फिर ये वाटर वेपर उड़ गया, तो फिर हवा चली, नया वाटर वेपर आया, फिर उसको उड़ा ले गई ये हवा। तो हवा कर क्या रही है, हवा उस जितने जगह में वाटर वेपर फैला हुआ था उस जगह को फिर से नया कर दे रही, ताकि वाटर वेपर वहां पे लगातार बनता रहे, इकट्ठा ना हो पाए। वाटर वेपर जैसे ऊपर गया खाना में से, वैसे ही उस हवा ने हटा दिया, तो वहां पे फिर से फ्री जगह हो गई, फिर से फ्री एयर हो गई, फिर से वाटर वेपर आया, फिर से वहां पे जगह हुई, और फिर से हवा चल गया, फिर से जगह खाली हो गई। तो ऐसा ही है, यही काम है हमारे पंखे वंखे का, यही काम ये करते रहते हैं। तो इतनी बात हमको समझ में आ गई यार कि अगर विंड स्पीड बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाएगी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए अगर आपको इवेपोरेशन की रेट बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, ह्यूमिडिटी घटा दीजिए अगर आपको इवेपोरेशन बढ़ाना है। यहाँ पे तो बढ़ी हुई थी, हमने बढ़ने के कारण देखा, लेकिन अगर आपको इवेपोरेशन बढ़ाना है तो ह्यूमिडिटी घटाना पड़ेगा और विंड स्पीड बढ़ा दीजिए। तो इतनी बात हमको समझ में आ गई यार कि हमसे पूछा जाएगा कि बताइए इवेपोरेशन का रेट बढ़ाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, तो आपको बता दिया मैंने कि क्या क्या करना पड़ेगा। चलिए जी, इतनी बात हमको समझ में आ जाती है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, ह्यूमिडिटी हो गई, विंड स्पीड हो गई, टेम्परेचर हो गया और सरफेस एरिया होगा। अब एक बात आती है यार कि हम लोग जनरली जब गर्मी के सीजन है तो उस गर्मी के सीजन में हम लोग कूलर के सामने जब बैठते हैं तो हमको ठंडक महसूस होती है। ऐसा क्या कारण है यार हमको शीतलता प्रदान होती है? वाई वी फील कूल व्हेन वी कम अक्रॉस अ कूलर और अ एसी? ऐसा क्या रीजन है? जबकि हम पंखे के नीचे बैठते हैं, अगर गर्मी का सीजन है तो पंखा गर्म हवा देता है, वहीं कूलर के सामने बैठ जाओ, चाहे गर्मी का सीजन है चाहे ठंडी, वो ठंडी हवा देगा। ऐसी क्या रीजन है, कूलर में ऐसी क्या स्पेसिफिकेशन है जो कि पंखे में अपने नहीं मिल रही? तो बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए आप कूलर के सामने बैठ गए, गर्मी के सीजन है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज गर्मी है, कूलर के सामने आप बैठ गए, कूलर ने ठंडी हवा फेंकी। ठंडी हवा मतलब उस हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स थे, वो वाटर ड्रॉपलेट्स आपके पास तक आई। अब आपका शरीर तो गर्म है क्योंकि गर्मी में आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पसीना हो रहा है आपको लगातार, क्योंकि गर्मियों में यार जनरली अपनी जो बॉडी होती है ना वो एक्सेस वर्क को डिसॉल्व करने के लिए, मतलब एक्सेस वर्क को रिजॉल्व करने के लिए वो पसीना रिलीज करते हैं ताकि यार ठंडक हो सके। तो ये ठंडक होती कैसे, इस चीज को हमको समझना है। वो कूलर से हवा निकली, हमारे शरीर से पसीना निकला, वो कूलर की हवा हमारे शरीर तक आई, तो होता क्या है, वो ठंडी हवा है और हमारे शरीर का जो गर्म पसीना है वो तो बाहर रिलीज हो गया। अब एक बात आप समझ लीजिए, एक बात आपको समझा देता हूं। ये एक गर्म मटेरियल है, इट इज
हॉट प्रोडक्ट, कोई भी हॉट मटेरियल है उसके ये पार्टिकल्स हैं, ये गर्म कोई पदार्थ है, गर्म मैटर, हॉट मैटर है, और उसके बगल में ये कोल्ड मैटर हमने ला के रख दिया, ये कोल्ड मैटर है जी, ये कोल्ड है। तो एक बात हम बता दें आपको कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हॉट वाली बॉडी के पास एनर्जी ज्यादा थी, कोल्ड वाली बॉडी के पास एनर्जी कम थी, तो हॉट वाली से कोल्ड वाली की तरफ एनर्जी फ्लो हो जाएगी। एक बात हमको ये समझ में आ गई यार कि हॉट वाले की तरफ से एनर्जी कोल्ड वाले में फ्लो हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ होता है जब हमको कूल्ड मिलता है। हाँ, व्हेन वी फील्ड कूल्ड। कूलिंग हमको कैसे मिलती है? जब एक जगह से एनर्जी कम हो गई, जैसे मान लेते हैं इस वाले मटेरियल के पास इतना 5 यूनिट एनर्जी थी, ये ऐसा कुछ होता नहीं, मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए 5 यूनिट एनर्जी थी, इसने 2 यूनिट एनर्जी अपनी फ्लो कर दी जब इस कोल्ड वाले के पास आए। इसके पास एनर्जी पहले से ज्यादा थी क्योंकि ये हॉट था, ये कोल्ड था, तो इसने अपनी 2 यूनिट एनर्जी इसको दे दी। ये लो जी 2 यूनिट इसको एनर्जी दे दी, ये लो जी 2 यूनिट एनर्जी इसके पास आ गई। इसकी 2 यूनिट एनर्जी कम हो गई और इसकी 2 यूनिट एनर्जी बढ़ गई। इसकी 2 यूनिट एनर्जी कम होने की वजह से इसको कूलिंग इफेक्ट आएगा। तो कूलिंग इफेक्ट आता कैसे है? एनर्जी के कम हो जाने की वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है। तो डिक्रीज हो जाती है ना जब एनर्जी किसी पार्टिकल की, तो उसको कूलिंग इफेक्ट, उसको शीतलता प्रदान हो जाती है। आइए अब इस केस को अच्छे से हमको समझ में आएगा। ये कूलर की हवा आई हमारे पास तक, ये हमारा पसीना था, हॉट स्वेट, ये अपना हॉट स्वेट था, इसके पास एनर्जी थी, ये 2 यूनिट एनर्जी पहले से थी, अभी इसके पास, और ये कोल्ड वाला अपना हवा पहुंच गया हमारे शरीर तक। अब जैसे कोल्ड हवा पहुंची, कोल्ड विंड हमारे हॉट स्वेट के पास, इस हॉट स्वेट की एनर्जी, एक्सेस एनर्जी इस कोल्ड विंड तक पहुंच जाती है। मान लो ये हॉट स्वेट की जो एनर्जी थी ये कोल्ड विंड के पास पहुंच गई। अब उस हवा में हमारे शरीर की कुछ एनर्जी चली गई, तो उस हवा की तो एनर्जी बढ़ गई लेकिन हमारे शरीर की एनर्जी कम हो गई। इसी वजह से हमको कूलिंग इफेक्ट का एहसास होता है, वी गेट कूल डाउन, और हमको ठंडा लगता है इसी वजह से जब कूलर चलता है। तो आपको अगर सर हवा के केस में ऐसा क्यों नहीं है? जब पंखा चलाया तो पंखा का तो हवा ही ठंडा नहीं था, वो तो हमारे जितना गर्म हमारा पसीना उतना ही गर्म वो हवा पंखे की। तो जब दोनों की एनर्जी बराबर है तो एनर्जी कहीं का फ्लो होगा। जब एक जगह एनर्जी कम है, एक जगह ज्यादा है, तो ज्यादा वाले से कम की तरफ एनर्जी का फ्लो हो जाएगा। तो यही रीजन है, एनर्जी जहां कम रहेगी वहां पे एनर्जी का फ्लो हो जाएगा, और जहां पे एनर्जी ज्यादा थी वहां से एनर्जी अगर चली गई तो उस ज्यादा एनर्जी वाली जगह को कूलिंग का एहसास हो जाएगा। अब यही एनसीईआरटी हमारी एनसीईआरटी यही हमसे समझाना चाहती है कि हाउ इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। नया वाला जो हेडिंग है वो है हाउ इवापोरेशन कॉजेस, इस चीज को समझिए, हाउ इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। ये बात हम समझते हैं यार कि इवापोरेशन कूलिंग कैसे इफेक्ट लाता है, कूलिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है। तो एक बात बताता हूँ यार आपको, ये जो कूलिंग इफेक्ट आता है ना अपने इवापोरेशन से, वो कैसे आता है। अच्छा, एक हमने ये कूलर वाला एग्जांपल ले लिया, आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी ने खुद डिस्कशन किया, एसीटोन का। एसीटोन, ये है एसीटोन का फार्मूला, CH3COCH3, ये है एसीटोन। क्या है जी? एसीटोन। इसको नैन पॉलिश रिमूवर भी बोलते हैं। जो नैन पॉलिश आता है, लड़कियों, स्टाइलिश लड़कियां अपने हाथ में वो नाखून पॉलिश लगाती है ना, उसको हटाने के लिए जो लिक्विड आता है वो होता है एसीटोन। तो जब हम एसीटोन को अपनी हथेली पे डालते हैं तो जहां तक वो एसीटोन फैल जाता है, नाखून पॉलिश हटाने वाला फैल जाता है, वहां तक ठंडक हमारे हाथ को लगती। तो ऐसा क्या किया उसने? हुआ यूं कि जब वो लिक्विड हमारे हथेली पे पड़ा ना, तो हमारे हथेली की एनर्जी उसने खींच ली। वो लिक्विड ठंडा था, हमारी हथेली गर्म थी, हमारे हथेली के पास एनर्जी ज्यादा थी। आवर palm have more energy which get transferred to the liquid acetone। इसको वो एनर्जी ट्रांसफर हो गई, इसी वजह से हमारे हथेली से एनर्जी चली गई और इसी वजह से हमारे हथेली को ठंडक मिलती है। तो ठंडक कैसे मिली? हाउ आवर palm get cooled when we put acetone on it? Because the energy of our palm flows to the liquid acetone, so the flow of energy from our palm feels a cooling effect, generates a cooling effect। इसी वजह से कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। तो एसीटोन डालने से कैसे कूलिंग इफेक्ट आया, ये बात हम समझ गए। अच्छा जी, अब एक बात और हमारे एनसीईआरटी ने बताई, उसको भी समझ लेते हैं कि यार गर्मी के दिनों में
छत वत खूब गर्म हो जाती है, तो हमारे घर वाले क्या करते हैं, शाम को जाते हैं छतों पे और पानी का छिड़काव करते हैं, तो ठंडी हवा, हमारा जो पंखा दोपहर में गर्म हवा फेंक रहा था, वही पंखा शाम को पानी छिड़कने के बाद ठंडी हवा देने लगता है। ऐसा क्या हुआ उस पंखे के पास? तो अभी इस चीज को समझते हैं। तो हुआ यूं कि गर्मी की वजह से हमारा छत गर्म हो गया, उसकी एनर्जी बढ़ चुकी है। अब उसकी एनर्जी बढ़ चुकी है और हमने जो वाटर डाला, पानी डाला, उसकी एनर्जी कम थी, तो फिर से वही हुआ, उस गर्म छत की एनर्जी उस पानी तक फ्लो हो गई और वो पानी इवापोरेट होके ऊपर चला गया। उस छत की एनर्जी तो फ्लो हो गई, इसके कारण उस छत को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो एक ही पॉइंट है जिससे आप ये सारी बातों को समझा सकते हो, एक सिंगल पॉइंट है कि एनर्जी का फ्लो हो जाना, जिस पार्ट से एनर्जी फ्लो हो जाएगी उस पार्ट को कूलिंग इफेक्ट मिल जाएगा। चलिए यार, ये बात हमारे समझ में आ जाती है कि हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी। अब आपको एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर में ऐसा कुछ खास है नहीं जो बहुत बड़ा क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं जो हमें समझ में ना आए। बाकी मैंने पूरी प्रयास कर ही रखा है आपको समझाने के लिए। ये सारी बातें हो गई यार कि कूलिंग कैसे आती है। अब एक बात और, हमारे एनसीईआरटी ने 2 पॉइंट और डिस्कस की है कि यार व्हाई टू यूज कॉटन क्लॉथ्स इन समर, हम गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहने, इस चीज को समझते हैं। तो यार हमारे शरीर से निकला पसीना, गर्मी में हम काम ज्यादा करते हैं, गर्मियों में निकला पसीना, अब वो जो पसीना निकला, अब हमको कपड़े तो पहनना है, ऐसा तो है नहीं कि कपड़े पहनेंगे नहीं, तो कोई ऐसा कपड़ा पहनो ना जो उस पसीना को बाहर वाले एटमॉस्फेयर में ला के खड़ा कर दे, मतलब वो बाहर वाले एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जो ऐसा कपड़ा होगा जो बाहर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ज्यादा लाएगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगी, और सरफेस एरिया अगर बढ़ी तो अभी तो हमने बात की कि सरफेस एरिया बढ़ने से इवापोरेशन की रेट बढ़ जाती है, और इवापोरेशन होने से ही तो हमको कूलिंग इफेक्ट आता है। तो यार ये बात हमको समझ में आ गई कि इवापोरेशन होने से कूलिंग इफेक्ट आता है, तो सरफेस एरिया को बढ़ा दीजिए, अपना कूलिंग इफेक्ट हमको मिल जाएगा। इस बात को समझ गए यार हम। तो अच्छा, एक बात हमको समझ में आ गई। अब ये कॉटन का स्पेसिफिकेशन क्या है, कॉटन के कपड़े में क्या ऐसी स्पेसिफिकेशन है? तो अगर आप कोई और कपड़ा पहनोगे गर्मी में तो वो स्वेट को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा, लेकिन कॉटन का कपड़ा है वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर उसने स्वेट को एब्जॉर्ब किया तो बाहर वाले एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में उसने ज्यादा ला दिया, और दूसरे कपड़े तो बाहर वाले एटमॉस्फेयर में ला ही नहीं पाते, क्यों? क्योंकि वो स्वेट को उतना ज्यादा एब्जॉर्ब ही नहीं करते। तो कॉटन के कपड़े ने स्वेट को एब्जॉर्ब करके सरफेस एरिया बढ़ाते हुए रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा दिया। दैट इज वाई वी वियर कॉटन क्लॉथ्स फॉर बेटर कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट तो कोई भी कपड़ा दे देगा, लेकिन कॉटन बेटर देता है, और इसी वजह से हम लोग कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ये वाली हेडिंग भी हमारी एनसीईआरटी की खत्म हो गई। अब एक हेडिंग, एक चीज और बची है अपने पास, जो है कि वाई, अगर आप कोई ग्लास ले लो, उस ग्लास में बर्फ डालो तो उस ग्लास के बाहर वाले सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स मिल जाएंगी। ऐसा क्या हुआ कि उस ग्लास के बाहर वाले सरफेस हमको वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों मिली, इसका रीजन भी हम लोग समझ लेते हैं। यार ऐसा क्या है हुआ, तो मान लेते हैं कि ये वो ग्लास था, उसकी आउटर सरफेस थी, थोड़ा ज्यादा चौड़ी बन गई, इसकी वो वाटर, ये थी इसकी वाटर सरफेस, ये आउटर सरफेस, ये लो जी आउटर सरफेस ये थी। इस बात को हम लोग समझते हैं कि उस ग्लास में बर्फ डालने पे बाहर की तरफ क्यों वो वाटर ड्रॉपलेट्स आती हैं। तो ये हम बर्फ डाल देते हैं उसमें, ये लो बर्फ डाल दी, बर्फ के पार्टिकल्स, पूरी बर्फ हमने डाल दी इसमें। तो हमने अभी बताया कि ठंडा है तो उसकी एनर्जी कम है, इस बर्फ की एनर्जी कम है, और हमने इसको रख दिया खुले एटमॉस्फेयर में। इस खुले एटमॉस्फेयर की जो एनर्जी है वो ज्यादा है, इस एटमॉस्फेयर की एनर्जी ज्यादा है, इस बर्फ की एनर्जी कम है, तो एनर्जी यहां से यहां का फ्लो होगा, एनर्जी का हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ फ्लो होगा। अब ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, सॉलिड की एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, इसी वजह से गैस लिक्विड में वो आइस लिक्विड में कन्वर्ट होते हुए हमको मिल जाती है जब हम उसको ला के रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं। तो ये क्या हुआ कि इसकी एनर्जी कम थी, बाहर के सरफेस से इस गैस, इस बर्फ की तरफ एनर्जी का फ्लो हुआ। तो ऐसा थोड़ी है कि ग्लास के ऊपर से ही एनर्जी आएगी, आजू बाजू में भी तो वही सेम एनर्जी मौजूद है ना, यहाँ पे भी तो वही एनर्जी है, यहाँ पे भी तो वही एनर्जी, सेम एनर्जी, यहाँ पे भी हाइयर एनर्जी। तो इस हाइयर एनर्जी का फ्लो इसके लिए भी होना चाहेगा, यहां से भी और यहां से भी होना चाहेगा। तो जब यहां से यहां एनर्जी का फ्लो होना चाहता है और यहां से यहां एनर्जी का फ्लो होना चाहता है, तो
तो बीच में एक सरफेस आके खड़ी हो जाती है, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, आउटर सरफेस, जो क्या काम करती है कि जैसे ही ये वाली हवा इस आउटर सरफेस के कांटेक्ट में आ जाती है, ये विंड है, और हर विंड के पास कुछ ना कुछ अमाउंट में वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि वाटर वेपर होती हैं। ये विंड जैसे ही इस सरफेस के कांटेक्ट में आई, अब सोचिए ये विंड है, विंड है यानी कि गैस है, गैस इस वाले सरफेस, मान लो ये गैस इस सरफेस के कांटेक्ट में यूं आ गई। अब इस सरफेस से एनर्जी का फ्लो तो हो गया, लेकिन क्योंकि बीच में सरफेस आ गई तो उसकी वजह से ये जो वाटर वेपर थे उनका फ्लो नहीं हो पाया। अब उनका जब फ्लो नहीं हो पाया, एनर्जी का फ्लो हो गया, तो गैस में से एनर्जी डिक्रीज हो गई, एनर्जी डिक्रीज। और जब गैस की एनर्जी कम होती है तो पार्टिकल्स पास में आते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस वाले गैस की एनर्जी कम हो गई, और गैस की एनर्जी कम होने की वजह से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और एनर्जी यहां पे एनर्जी का फ्लो हो गया। तो ये सॉलिड थे, ये सॉलिड से लिक्विड में बदल गए, ये गैस से लिक्विड में बदल गए, इसीलिए हमको ग्लास के बाहर वाले सरफेस पे लिक्विड 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 ड्रॉपलेट्स मिल जाती हैं। समझे क्यों भैया? क्योंकि ये जो बाहर वाली गैस थी उसकी एनर्जी कम हो गई, उसकी एनर्जी कहाँ चली गई? इस बर्फ को लिक्विड में बदलने में चली गई जैसे ही कांटेक्ट में आए, लेकिन ये अंदर नहीं जा पाए ये वाटर ड्रॉपलेट्स, इसी वजह से ग्लास के बाहर वाले सरफेस पे हमको ये वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिल जाती हैं। चलिए ये बात भी हमको समझ में आ गई। अब कुछ और चीज़ें हैं यार कि हम लोग सुराही का इस्तेमाल क्यों करते हैं, वाई डू वी यूज़ मटका, सुराही, ऐसा चीज़ें क्यों हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो जो अपनी सुराही होती है ना यार, ये मान लो ये सुराही थी, तो इस सुराही के यहाँ पे छेद होगा, यहाँ पे छेद है, इतने बड़े बड़े नहीं होते, मैं दिखाने के लिए कर देता हूँ। इसके पास पोर्स होते हैं, ये क्योंकि मिट्टी की बनी हुई है तो मिट्टी के पार्टिकल्स में जगह जगह मिट्टी के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उसको इकट्ठा करने के बावजूद भी उसमें पोर्स हमको मिल जाते हैं। तो ये जो अपना मटका था इसमें पोर था, तो जब हमने इसमें पानी भरा, पानी को भर दिया ऐसे, पूरी जगह में पानी फैल गया, तो ये पानी क्या करता है ना, एब्जॉर्ब होके बाहर वाले सरफेस पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एकदम आउटसाइड वाले सरफेस पे आ जाता है। अब बाहर वाले सरफेस पे आने की वजह से होता ये है, ये ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स ये बाहर वाले सरफेस पे हमको दिखता नहीं है, लेकिन आउटर सरफेस तक ये सीज आउट हो जाता है, सूज आउट हो जाता है, ये बाहर वाले सरफेस तक पहुंच जाता है। तो अब इस मटके को लेने की वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर वाले सरफेस पे आ गई, तो बाहर वाले सरफेस से आने की वजह से अब इनका टेम्परेचर, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आएंगी और वो गैस में कन्वर्ट कर देगा इनको। यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम थी, तो जब जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर की तरफ आई वो गैस में कन्वर्ट हो गई, और जैसे ये गैस में कन्वर्ट हुई तो ये लिक्विड थी, गैस में कन्वर्ट हो गई, इनकी एनर्जी बढ़ गई। सोचिए आप, यही वाटर की एनर्जी गैस के रूप में कन्वर्ट हो गई और एनर्जी बढ़ गई, तो इस वाटर ड्रॉपलेट की एनर्जी, जो वाटर अंदर भरा पड़ा है उसकी एनर्जी कम हो गई। जब इस वाले वाटर की एनर्जी कम हो गई तो इसको कूलिंग इफेक्ट लगेगा, इसी वजह से मटके में पानी भरने पर हमको कूलिंग इफेक्ट लगता है। तो यार हंडा वंडा में भरो या फिर कोई स्टील का बर्तन लो उसमें भरो, तो ऐसा उसमें क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर के सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाते, उनमें पोर्स ही नहीं होता। जब उनमें पोर्स नहीं होगा तो वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर तक पहुंचेंगे नहीं, तो वाटर ड्रॉपलेट्स गैस में कन्वर्ट नहीं होंगे, उनकी एनर्जी बढ़ेगी नहीं, तो अंदर वाले वाटर की एनर्जी घटेगी नहीं। जब एनर्जी घटेगी नहीं तो वो उसी टेम्परेचर पर रहेंगे जिस पे पहले थे, और इसी वजह से हमको उस केस में, जब स्टील के बर्तन ले लो तो उस केस में हमको कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलता है, जबकि मटके में पानी भर के रखोगे तो पानी ठंडा होता रहता है। तो इतनी सारी बातें हमको डिस्कस कर लेनी थी, वो हमने कर ली। चलो यार, यहाँ पे अपना ये चैप्टर मेनली कंप्लीट हो जाता है। अब दो चीजें एनसीईआरटी ने जो हमको एक्स्ट्रा पढ़ाई हैं वो हम लोग देख लेते हैं। आपसे हमने बात की थी पहले ही लेक्चर में कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर के 3 स्टेट्स को हम लोग डिसाइड करते हैं, जो कि होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोई भी मैटर है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं, एक होती है अपनी सॉलिड, एक होती है अपनी लिक्विड, और एक होती है अपनी गैस स्टेट। ये 3 स्टेट हैं किसी भी मैटर की। लेकिन यार बाद में और भी डिस्कवरी हुई तो 2 स्टेट्स हमको नहीं मिल गई। एक थी अपनी BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और दूसरी थी अपनी प्लाज्मा। ये 5वीं स्टेट और ये 4थी स्टेट जो हमको अलग मिल गई, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और एक प्लाज्मा। आइए दोनों को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा को देख लेते हैं। व्हाट इज प्लाज्मा?
इसको समझते हैं। यार आपके घर में आपने कभी कभी शादियों में देखा होगा नियॉन बल्ब्स लगे होते हैं या फिर फ्लोरेसेंट लैंप्स लगे होते हैं। तो जो भी नियॉन बल्ब हुआ, अपना फ्लोरेसेंट लैंप हुआ, उसमें ये प्लाज्मा स्टेट पाई जाती है। आखिर ये प्लाज्मा स्टेट है क्या? मान लो कि ये, अच्छा एक बात बताता हूं मैं आपको, जो नॉर्मल एयर है उसमें गैसेज हैं और उस गैसों की वजह से ये गैस स्टेट है ना। तो मान लेता हूं ये कोई ए गैस था, हैं, इस ए गैस में इस ए गैस ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और बन गया ए नेगेटिव। ये एटमॉस्फेयर की ही गैस है, इसने इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये बन गया ए नेगेटिव, जो कि है एक आयन। ये ए नेगेटिव क्या है? एक आयन जिसका नाम है एन आयन। क्या नाम है जी? एन आयन। यही ए गैस थी, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, तो ये बन गई ए पॉजिटिव। ये भी एक आयन बना जिसको हम लोग कहते हैं कैटायन। तो ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया। तो जो ये अपनी प्लाज्मा होती है ना, ये आयोनाइज्ड गैसों से बनती है। आयोनाइज्ड गैस है, ये आयोनाइज्ड गैस है। ये गैस जो थी ये अब आयन के रूप में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन लेके या तो इलेक्ट्रॉन दे के। जब ये नॉर्मल गैस आयन में कन्वर्ट हो जाती हैं तो ये आयोनाइज्ड गैस कहलाती हैं। और इसी आयोनाइज्ड गैस की वजह से एक नई स्टेट आती है जो कि प्लाज्मा, जिसको हम लोग कहते हैं। और जब ऐसा हीलियम के साथ होता है, हीलियम आयोनाइज्ड हो जाती है, तो इसको हीलियम बल्ब कह देते हैं, हीलियम बल्ब। और वहीं नियॉन में ऐसा हो जाता है तो उसको नियॉन बल्ब कह देते हैं। तो एक बात यार, ये इनर्ट गैसेज हैं, हीलियम और नियॉन। ये तो साला आयोनाइज्ड होना ही नहीं चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन लेने और देने की तो इनकी क्षमता ही नहीं है। फिर इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले दे कैसे लिया? हमने इनको धमकाया कि अगर तुम नहीं दोगे इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे। तो जैसे ही हमने इनको इलेक्ट्रिसिटी दी, झटका दिया बिजली का, ये फटाफट इलेक्ट्रॉन देने लगे और लेने लगे, लेने देने का प्रक्रिया कर दी और आयन, कैटायन और एनायन बन गया। जिसकी वजह से आयोनाइज्ड गैस जब आयोनाइज्ड हो जाती है, जो गैस है अपनी, जब वो आयोनाइज्ड हो जाती है तो अपने को एक उन आयोनाइज्ड गैसों के मूवमेंट से एक नई स्टेट मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। तो व्हाट इज प्लाज्मा? आयोनाइज्ड गैस की एक नई स्टेट को ही हम लोग प्लाज्मा नाम देते हैं। जैसे हीलियम बल्ब में होता है, नियॉन बल्ब में होता है, फ्लोरेसेंट लैंप्स में होता है, तो ये वगैरह वगैरह। ऐसे ही प्लाज्मा स्टेट ऐसे मिलती है हमको। ये बात समझ में आ गई कि आखिर प्लाज्मा स्टेट अचीव कैसे की जाती है। गैसों को आयोनाइज्ड कर दीजिए, उनके मूवमेंट से जो एक नई स्टेट हमको मिलेगी वो उसको हम लोग प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। और ऐसे ही हमको हीलियम बल्ब और नियॉन बल्ब, फ्लोरेसेंट लैंप्स में देखने को मिलता है। एक नई स्टेट की बात करते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी। अपने इंडिया के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। वो जो बोस साहब थे, बोस साहब, वो बहुत ही शानदार फिजिसिस्ट थे। मतलब वो फिजिक्स के बहुत ही शानदार साइंटिस्ट थे। उन्होंने भी काफी सारी डिस्कवरीज की। उन्होंने इस नई स्टेट को स्टडी करना चालू किया। उन्होंने क्या काम किया कि जो गैसेस थी, गैसेस पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि सॉलिड में पार्टिकल सबसे पास, लिक्विड में थोड़ा सा दूर और गैस में बहुत दूर। तो इस हिसाब से सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज्यादा, लिक्विड की डेंसिटी कम और गैस की डेंसिटी सबसे कम। तो गैस की डेंसिटी पहले से ही कम है। अब जो ये बोस साहब थे, इन्होंने क्या काम किया कि गैसों की डेंसिटी को 1 लाख टाइम्स, 100,000 टाइम, 1 10 100,000 लाख, 100,000 को या फिर 1 लाख को, इतने टाइम डिक्रीज कर दिया डेंसिटी को। अब आपने डेंसिटी को डिक्रीज करने से क्या समझा? ये पहले से गैस है, आपने इसकी डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया, यानी कि पार्टिकल्स को और भी 1 लाख गुना दूरी पे भेज दिया। पार्टिकल्स और 1 लाख गुना दूरी पे जाने की वजह से इनकी डेंसिटी 1 लाख गुना डिक्रीज हो गई। और जब 1 लाख गुना गैसों की डेंसिटी, गैस की जो डेंसिटी है, जब इसको हमने 1 लाख टाइम्स डिक्रीज कर दिया और कूल कर दिया, इस 1 लाख गुना टाइम्स डिक्रीज गैस की डेंसिटी को जब हमने कूल कर दिया, ऐसी गैस को कूल कर दिया, तो उस समय जो हमको एक नई स्टेट मिली वो थी बीईसी। तो समझ में आया बीईसी क्या है? व्हाट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट? जो अपनी नॉर्मल गैस थी, जब आपने उसकी डेंसिटी 1 लाख टाइम्स कम करके उसको कूल कर दिया, सुपर कूल इवन कहिए कि सुपर कूल कर दिया, तो एक नई स्टेट को हमको जाने को मिला जिसको हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ये बात हम जान गए। अच्छा, इसका नाम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्यों पड़ा? बोस ही क्यों नहीं पड़ा? यानी कि बोस कंडेंसेट क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि बोस साहब ने इसकी स्टडी करना चालू की थी और इसको प्रूव किया था आइंस्टीन साहब ने।
प्रूफ कौन कर दिया कि हाँ भाई एक नई स्टेट है, अपने आइंस्टीन साहब ने कर दी। तो इसी वजह से बोस ने इसकी स्टडी की, आइंस्टीन साहब ने प्रूफ कर दिया कि हाँ एक नई स्टेट हो सकती है, इसी वजह से इस नई स्टेट का नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पड़ गया। चलिए जी, ये अपनी ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की डिस्कवरी ऐसे हो गई। तो यार ये था अपना लेक्चर नंबर 4 और यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है और इसी के बाद हम लोग नए लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, VY ट्यूटोरियल्स को, और जिसको ये वीडियो हिंदी में देखना है वो RJRM लर्निंग पे सेम वीडियो देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा उस चैनल का और इस वीडियो का भी, जिसको देखना है तो वो उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, जय हिंद।